दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल। आज बात करेंगे ताइवान की। मेरे साथ हैं डॉक्टर रणबीर सिंह मलिक जी। पिछले दिनों ताइवान में थे और मेरी एक वीडियो देख रहे थे ये यूट्यूब पर, तो इन्होंने वहीं से वीडियो कॉल की मेरे पास और बोले गिल साहब आपकी वीडियो देख रहा हूँ, सुन के मज़ा आ गया। फिर ये मुझे ताइवान के बारे में बहुत सारी बातें बताने लगे कि हमारे इंडिया में लोग धर्म और जाति में फंसे हुए हैं, लेकिन ताइवान छोटा सा देश है और कितनी तरक्की इसने कर रखी है। बोला ज़िंदगी की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं जीवन में हमें जो चाहिए, वो सारी सुख सुविधाएं ताइवान के लोग भोग रहे हैं। इतने अमीर लोग हैं। बोले यहाँ कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कुछ नहीं। तो अभी डॉक्टर साहब वापस इंडिया आ गए ताइवान से, तो पूरा ताइवान के बारे में बात करेंगे। एक छोटा देश जिसकी अर्थव्यवस्था इंडिया से बड़ी हो गई है, तो कैसे वो हुआ है, कैसा वहाँ का कल्चर है, कैसा लोगों का जीवन है, उसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब बात करते हैं जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जी बड़ा अच्छा लगा जो आप मेरे सभी साथियों को, सुनने वालों को जी भी नमस्कार। और जो आज आपने जो ये टॉपिक चुना है जी ये बहुत ही अच्छा है जी और इसी के ऊपर मैं जो है प्रकाश डालना चाहता हूँ कि कैसे जो है हमने विकसित भारत का जो संकल्प है वो कैसे पूरा होगा। उसके लिए हमने जो विकसित देशों का वो देखना पड़ेगा, उनका जो समाज है, उनका जो रहन सहन है और उनके कार्यकलापों को। तो मैं ताइवान जो है 6 महीने रहा था। मेरा जो छोटा बेटा और पुत्र वधू वहाँ पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे थे। शिंचू जो है ताइवान में एक सिटी भी है, और वो जो ताइवान है सारा, पहले तो उसकी ज्योग्राफिकल बता देता हूँ मैं कि वो सारा ताइवान 16 काउंटी में बटा हुआ है। जैसे अपना देश है वो स्टेट में बटा हुआ है, तो वहाँ काउंटी बोलते हैं जी, जो स्टेट लेवल का है वो। लेकिन वो छोटा देश है और चारों तरफ से वो समुद्र से घिरा हुआ है, बिल्कुल जो है अलग आइलैंड है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम बार बार जनसंख्या का वो करते हैं जी। ताइवान का जो एरिया है वो 36,000 स्क्वायर किलोमीटर है। हरियाणा से भी बहुत छोटा है। हाँ, हरियाणा का 80% लगाओ जी। और पॉपुलेशन है 2,45,00,000 जी। हरियाणा का जो है वो एरिया है 44,000 स्क्वायर किलोमीटर और पॉपुलेशन 2,75,00,000 है जी। तो यानी कि इतना ही जो है सघन है जितना हरियाणा है। बिल्कुल। तो यहाँ एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार हम ये कहते हैं कि जो जनसंख्या का जो घनत्व है उसकी वजह से हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, ये बिल्कुल मिथ है। ये उन लोगों का विचार है जो इस समाज को जात में, धर्म में, एरिया में बांटना चाहते हैं, जो क्षेत्रवाद में, जिसको बोलते हैं रेसिज्म में, इस तरह से बांटना चाहते हैं, उन लोगों का विचार है। और उन लोगों का भी देश से कोई प्रेम नहीं है। मैं उनको देश प्रेमी नहीं मानता, ना देशभक्त मानता, जो इस तरह के समाज में ये भ्रांतियां फैलाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकानदारी यानी कि अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए जुटे हुए हैं। इसमें बहुत से जो है साधु संत भी लगे हुए हैं। नाम साधु का है, वो हैं व्यापारी, अपने अलग अलग उनके वो हैं। तो अपनी सुख सुविधा वो कहीं कम नहीं करते, वो पूरे सुख साधु होते हैं, कोई कमा भी नहीं रहे और वो इतनी सुख सुविधा भोग रहे हैं। जबकि साधुवाद का मतलब है कि एक किस्म से उसको बिल्कुल जो है भोगवाद से संन्यास लेना, जबकि वो सबसे ज़्यादा भोग करते हैं हर चीज़ का। जो भी आज हमारे देश में जो मतलब अच्छे जो पैसे वाले बिजनेसमैन की जो सुविधा है वो सारी लेते हैं। और इस देश का जो कमेरा है, मजदूर है, किसान है और छोटा कर्मचारी है, छोटा दुकानदार है, वो बेचारा जो है उसको कमाते कमाते भी उसके पास कोई भी बेसिक जो है
सुविधाएं नहीं हैं जी। और मैं उन्हीं लोगों को देश प्रेमी और देशभक्त मानता हूं जो कमाते कमाते भी पूरी तरह से अपनी जो बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? कि वो कोई हेरा फेरी नहीं करते। वो बेचारे जो है अपना जो प्रकृति का जो भगवान के नाम से जो बता रखा है कि भाई ईमानदारी से काम करो, वो कर रहे हैं। और भगवान को भी मानने वाले वो ही हैं। जो ये जो मिथ्या करते हैं, जो करप्शन करते हैं, जो बेईमाना करते हैं, वो भगवान के नज़दीक भी नहीं। और इसीलिए भगवान उनको कोई ऐसी नहीं शक्ति दे रखी, वो सिर्फ लुटेरे। बिल्कुल। तो ये बात तो हुई यहाँ बेबी। तो मैं उसके मेन मुद्दा जो है ताइवान के ऊपर भी कि वहाँ की जो मैंने बताया कि ठीक पॉपुलेशन इतनी है जितनी हरियाणा की, लेकिन हरियाणा से वो 15 गुना जो है, 10-15 गुना विकसित है। बिल्कुल। और जबकि हरियाणा स्टेट हिंदुस्तान में सबसे विकसित स्टेट है। बिल्कुल। तो उसमें वहाँ जो मैं बताता हूँ, वहाँ का एक तो वहाँ शिक्षा का बहुत अच्छा इंतजाम है। जिस सिंचू काउंटी में जब हम रह रहे थे, उसके अंदर 5 यूनिवर्सिटी हैं और 5 यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को मतलब जो पढ़ने वाले हैं उसके बावजूद भी सीटें खाली रह जाती हैं। यूनिवर्सिटी में बता रहा हूँ मैं। मतलब इतना वो है कि सरकार की तरफ से एजुकेशन का इतना प्रबंध है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर। अपने हिंदुस्तान के भी काफ़ी बच्चे वहाँ MSc, ज़्यादातर वो जो पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट की जो है ना ये PhD कर रहे हैं, तो वो लेने के एडमिशन लेने के बाद भी वहाँ सीटें खाली हैं जी। और इसीलिए हिंदुस्तान वालों को वहाँ एडमिशन मिल रहा है कि वहाँ सीट खाली है जी। तो वहाँ के बच्चे तो बिल्कुल, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ एजुकेशन के ऊपर उन लोगों का शिक्षा पर कितना वो है, कितना फोकस है। यहाँ हमारा बच्चा 80% वाला का कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, जबकि मैं ये समझता हूँ कि शिक्षा में चलो जैसे मेडिकल प्रोफेशन है, वेटनरी प्रोफेशन है, या साइंस भी लगाओ आप, उसमें लैब की और ये ज़रूरत होती है, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा मान सकते हैं। लेकिन जैसे आर्ट्स है, कॉमर्स है, उसमें तो सिर्फ हमें लेक्चर हॉल चाहिए और पढ़ाने वाले चाहिए जी। तो वो लेक्चर हॉल सरकार बना दे, जहाँ एक लेक्चर हॉल है उस कॉलेज में 4 बनाए जा सकते हैं, 5 बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल। और जहाँ लेक्चरर है, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, हमारा ही पैसा है जो इससे आ रहा है, जो अब तो ये नहीं कह सकते कि जो आम मीडियम आदमी है वो भी 32% GST दे रहा है और जो गरीब आदमी है वो 64% GST दे रहा है। बिल्कुल। मात्र जो है ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये GST में सिर्फ इनका 4% का रोल है। तो 64% जो आदमी दे रहा है, गरीब आदमी जो है वो GST उससे आ रहा है, तो क्यों नहीं उनका पैसा उनके ऊपर शिक्षा पर लगाया जाए। 5 लेक्चर हॉल हो गए जिस कॉलेज में एक है, और टीचर लगने के लिए तैयार हैं क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। तो इस सिस्टम को सुधारा जा सकता है आके भाई ये है। चलो मैं साइंस की वो मानते हम, और साइंस में भी जब चाहे, जब प्राइवेट आदमी कर सकता है, मेडिकल कॉलेज खोल सकता, तो सरकार क्यों नहीं, वेटनरी कॉलेज क्यों नहीं। ये भी इसमें हरियाणा के अंदर कितना बड़ा वो है, अब तो वेटनरी यूनिवर्सिटी है, सिर्फ एक सरकारी वेटनरी कॉलेज है, प्राइवेट बहुत सारे हो गए। तो ये सरकार को भी सोचना है और पब्लिक को भी इस बात पर ही ध्यान देगा तो हम विकसित होंगे। आके भाई शिक्षा जरूरी है, ये जो पाखंडवाद और इससे कुछ हासिल होने वाला है। बिल्कुल, शिक्षा में तो हम पिछड़े हुए ही हैं। दूसरा, हमारे लोगों को उलझाया जा रहा है धर्म में, और धर्म के जो ये तथाकथित जो ये साधु संत है, इनको प्रमोट किया जा रहा है। हाँ, तो वहाँ धर्म के ऊपर कैसे कंपैरिजन करोगे? हाँ, ये सबसे बड़ी बात आपने कही कि धर्म में नहीं है। जैसे हरियाणा जो है वो स्टेट है, मैंने देखा, अब यहाँ धर्म वाला नहीं चला, क्योंकि मेवात एरिया में वो हमारे से ही कन्वर्टेड है, तो वो हमारे से भाईचारा है।
तो वहाँ माहौल खराब नहीं हुआ तो हरियाणा को जातियों में बांट दिया। ये यहाँ तक नहीं रहा, जाति के बाद फिर ये एरियावाद में भी बांटते हैं। और ये जो सबसे बड़ा है वो ताइवान के अंदर कोई एरियावाद नहीं है, कोई धर्म नहीं है। ठीक है, वहाँ क्रिश्चियन के अपने वो भी हैं, चर्च भी हैं, और ये बौद्ध धर्म के ज़्यादातर वो गोम्पा बोलते मठ हैं, और एक आध जो है न वो हिंदू धर्म का मैं नहीं देखा क्योंकि कम ही है उसको फॉलोअर। लेकिन कोई भी ज़्यादा बौद्ध धर्म के फॉलोअर हैं तो उनने कोई से मतलब नहीं ना, वो पूछते वहाँ आपकी क्या जाति है, क्या धर्म है, वो पूछते हैं कि आपने क्या कर रखा है, कितने आप पढ़े लिखे हो, और इसी पे बात होती है। सबसे बड़ी बात वहाँ की कानून व्यवस्था का देखा मैंने, 6 महीने में मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई आपस में लड़ाई झगड़े का केस, कोई एक्सीडेंट का केस नहीं देखा। सबसे बड़ी बात है। और हमारे से ज़्यादा व्हीकल है वहाँ। अच्छा, हाँ, इतना ज़्यादा जो है, लेकिन और कोई पुलिस का रोल नहीं है। ये जो चालान काटते हैं, ये दिखाओ पोल्यूशन, सब अपने आपको यदि वायलेशन कर दिया तो पुलिस नहीं है तो हर जगह कैमरे हैं, आपका घर चालान कट के आ जाएगा। हमारा भी बेटे का 2 बार वहाँ चालान कटा के बीच में कोई दूसरा आदमी भी जब हम वायलेशन कर रहे हैं तो वो उसकी वीडियोग्राफी करके वो भेज देता है, तो वो अपने आप चालान आ जाता है। ये नहीं है कि भाई कोई मिनिस्टर है और उसका चालान नहीं होगा, वो चालान आपने 3-4 महीने में भुगतना पड़ेगा, नहीं तो इतना फाइन हो जाएगा चाहे आपने मकान बेच के उसको भुगतना। इतने डरते हैं लोग चालान से, ऑनलाइन से, कि वो जो है वायलेशन करते ही नहीं। अनजाने में या व्हीकल में कोई फॉल्ट आ गया या कोई ब्रेक फेल हो गया या और है मैकेनिकल फॉल्ट, या फिर कोई जो है अनजाने में उनसे वो होगी, तो उसमें वहाँ दोनों को तब पुलिस आती है और पुलिस दोनों को बताती है भाई तेरा क्या नुकसान हो गया। सबसे बड़ी बात ये नहीं है भाई वो है तो जो नुकसान हो गया तो अपना बता दे, तो अपना ठीक करवाओ, ये इस तरह से रिजॉल्व हो जाता है। और बाकी जो इंश्योरेंस, और सबसे बड़ी बात यहाँ जो इतना हुआ बना रखा है, पोल्यूशन जो है इतने साल डीजल की इतने फलाना, वहाँ कोई नहीं, 40 साल पुरानी गाड़ी भी चलती है, 25 साल भी। आपका जो नॉर्म्स है पोल्यूशन, जब उसका वो सर्टिफिकेट लेना है, उसमें सर्टिफिकेट में ये नहीं है सिर्फ सर्टिफिकेट, उसमें जो आपका व्हीकल पोल्यूशन करता है तो वो उसी टाइम वहाँ जब्त कर लेंगे जी। आप जब तक आपका व्हीकल पोल्यूशन नहीं करता या उसके अनुसार चल रहा है तो आप चलाओ। 25-25, 30-30 साल पुरानी गाड़ी आम चलती जी। तो ये वहाँ जो है सबसे बड़ा रूल रेगुलेशन, यानी कि पुलिस का सिर्फ एक जगह रोल देखा मैंने कि भाई जब सुबह बच्चे वो क्रॉस करते हैं रोड, तो उस टाइम 1-2 हमारे पड़ोस में थी वो पुलिस वाली लेडी थी, तो वो उनको क्रॉसिंग स्कूल टाइम में, फिर उसके बाद चली। तो पुलिस फौज का कोई रोल नहीं, कोई मिनिस्टर वहाँ, हमने एमएलए मिनिस्टर सब वहाँ सिस्टम है, अभी हमने नहीं पता लगा वो है कि नहीं। अच्छा, ऐसे चल रहा था आके भाई जो कहते हैं ना हम घंटी बजा बजा और भगवान फलाना शिव, असलत में जो देखा जाए पाखंडियों को दिखाने की ज़रूरत है कि वहाँ भगवान काम करे। आपको कोई आदमी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में कोई आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से चल रहा है जी, क्योंकि प्रशासन भी और सब चीज़ें रूल से चलती। अब एक एग्जाम्पल इसमें छोटा मैं वो करना चाहता हूँ कि जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें 18 दिन युद्ध चला और 10 दिन तक अकेला भीष्म जब तक उसका प्रधान सेनापति रहा तो उसमें कोई रूल नहीं टूटा। हालांकि भगवान कृष्ण जब भी था, और जब प्रधान सेनापति से वो घायल हो गया और एक तरफ हो गया, तो उसके बाद भगवान कृष्ण वहीं था, फिर सारे नियम टूटे। रात को भी अटैक होया, सोत्या को भी मारा गया, जैसे उसके जो द्रौपदी के 5 वो पुत्र मारे, तो और दिन छपने के बाद भी होया। तो इससे ये सिद्ध होता, मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान ने हमारे को अक्ल दे दी, जो नियम से चलता है सब कुछ। अब वहाँ देख लो आप, एक तरफ भगवान थे और एक तरफ
भीष्म, उन्होंने नियम बना दिए, तो जब तक कोई नियम नहीं टूटा 10 दिन तक। तो ये जो जितने भी विकसित देश हैं उनमें वो ये नियम से चलता है। वहाँ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। एक तो सबसे बड़ी बात, सब वहाँ के नागरिक हैं। कोई आपस में धर्म के बेस पर, इवन हम तो फॉरेनर थे, बड़े अच्छे वो हमारे से व्यवहार करते थे, कोई नफरत नहीं करता। तो इस सिस्टम के हिसाब से जो विकसित भारत का जो संकल्प चल रहा है, उसको करना है भारत को विकसित। तो सबसे पहले तो हमने ये जातिवाद, एरियावाद और धर्म जो है छोड़ना पड़ेगा। धर्म क्या है? एक्चुअल में इन्होंने धर्म जो वेशभूषा और खान पान से बना दिया, जबकि धर्म का मतलब है कि आप अपने जीवन चर्या में किस तरह से किस देवी देवता को आप फॉलो करते हो, करो, अपने घर में करो, या मंदिर बना रखे उनमें जाओ। उस दूसरे धर्म को नीचा दिखा के हम कोई जो है धार्मिक नहीं, बल्कि हम वो जो अपना एक किस्म से वो अपना दुष्टपना जो है वो दिखा रहे हैं। कोई धर्म में आप तो किसी भी उसमें उठा लो, हमारे भगवत गीता है, रामायण है, जो इन सब में कहीं भी जो किसी धर्म के प्रति जो हम नफरत या मारना पीटना, भाई ठीक है, आपका जो धर्म अच्छा है तो आपके पास वो अपने आप ही बढ़ जाएगा आपका धर्म। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये तो धर्म के बारे में होगी। और क्या सुख सुविधाएं, कभी आप वहाँ देखा बिजली का कट कभी लग गया क्या? सड़कें कैसी हैं? और पानी, सीवरेज, आम जो जीवन की मौलिक सुविधाओं से हमारा देश जूझ रहा है, वहाँ उस देश में ये चीज़ें किस तरह से? हाँ, एक तो हमें ये ही नहीं पता लगा आगे भाई वहाँ लाइट जाती भी है कि नहीं जाती है। 6 महीने में जो 6 महीने में कोई कट की तो छोड़ो, झपका भी नहीं मारा लाइट ने। एक बात। और एक सबसे बड़ी बात वहाँ जो मैंने देखा कि हम उस तक तो पता नहीं, वो जो हो जाता तो बहुत अच्छा ही होगा, मेरा जीवन में तो शायद हो नहीं सकता, कि वहाँ चलती समुद्र से चारों तरफ घिरा हुआ, ठंडी तेज हवाएं चलती और आंधी से भी ज्यादा, जिसको बोलते हैं तूफान, वो चलते हैं। जब वो अपने आप उनको मौसम विभाग वाले साइंटिस्ट बता देते हैं अब भाई कल जो है तूफान आएगा बहुत तेज, और उस दिन सारा देश की ऑटोमेटिकली वो छुट्टी डिक्लेयर कर देते पहले ही। सबसे बड़ी बात ये देखी, पहले ही छुट्टी कर देते हैं कि भाई कल कोई घर से मत निकलो, और दफ्तर सबकी छुट्टी है। और उसके बाद चला गया वो तूफान, तो मेरे ख्याल कोई जान माल की हानि नहीं हुई, वो उसकी हानि हुई जैसे पेड़ वो आगे। और इतना है कि जो एक्सप्रेस वे है, जो रोड हैं, उन पे तो वो तूफान खत्म होते ही जब चलना शुरू हो जाता है, वो पीरियड खत्म हो जाता है, जैसे अपने ग्रहण में नहीं होते, सब अंदर हो जाते हैं अपना तो धार्मिक भावना से। वो जब तूफान खत्म होते ही उनकी जो वो टीम है वो अपने आप आज 1-2 घंटे में सभी रोड को क्लियर कर देती है। और सबसे बड़ा मैंने जो देखा, उस तूफान के अंदर वो खत्म होते एक छोटी पगडंडी ला लो, जो नाला था पानी का, उसमें उसके साथ वो रोड लगा, उस पर स्कूटर चल सके, गाड़ी तो नहीं थी। तो हमारे पड़ोस में था वो एक पेड़ गिर रहा था, 10-12 घंटे में तो वो भी साफ। हाँ, जबकि यहाँ जो है गड्ढा हो जाता है, जब तक कोई मर नहीं जाता, हफ्ता महीने लग जाते हैं, एक्सीडेंट होगा मर, तब तक यहाँ नहीं भरा जाता। और यहाँ बहाना क्या है कि भाई ठेकेदार ये कहता है कि उसको, और ठेकेदार भी यहाँ क्या करता है, उस रोड को सारे को बना देगा, जो मेन चीज जहाँ पहले बनानी चाहिए उसको सबसे बाद में और उसकी लेके उसका एस्टिमेट बढ़ा के, और जब वो करता है। और हमारे इंजीनियर भी ऐसे हैं, और सरकार ही कहूँगा मैं, जो अपने MLA MP भी ऐसे हैं कि उनकी प्रायोरिटी नहीं है कि भाई एक्सीडेंट ना हो, उनकी प्रायोरिटी है कि तुम्हारे को कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले। नहीं तो सबसे पहले उस चीज़ को भरना चाहिए, गड्ढे को, वो सबसे लास्ट में, वो भीने लग जाते जब तक। तो वहाँ ये सबसे बड़ा देखा कि इमीडिएटली 10-12 घंटे में तो सारी गलियाँ सब जगह वो साफ कर देते हैं। जी ठीक है। अच्छा ये बताओ सर, जैसे कि
कि क्या इंडिया आपको लगता है कि वहाँ की तरह तरक्की कर सकता है? ऐसा क्या चीज़ ताइवान में थी कि जिसके दम पर उसने इतनी तरक्की कर ली, छोटा सा देश इतना विकसित हो गया? क्या ये सेमीकंडक्टर की ही कमाल है या कुछ और भी वहाँ के काम धंधे बिजनेस हैं? नहीं, सेमीकंडक्टर जो वो TSMC है वहाँ, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो वास्तव में वर्ल्ड की बड़ी कंपनियों में है और सेमीकंडक्टर में तो वर्ल्ड की नंबर वन है और ओवरऑल भी विद इन 10 में आती है। वो जो कंपनियां हैं उसका इतना ज़्यादा प्रॉफिट है कि आप सुनोगे तो हैरान है। वो कंपनी अपने एक साधारण से कर्मचारी को भी 24 महीने का तो बोनस देती है और 12 महीने की तनख्वाह, एक साल में 36 महीने 3 गुना तनख्वाह देती है। क्या बात है! ये कहीं भी जो है ना सबसे बड़ी बात है, पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा इस तरह का। कहीं दुनिया में नहीं। और उसके बावजूद भी वो जो देश आज उसकी वजह से, हमारे SBI ने मैं पीछे 5-6 महीने पहले उससे करोड़ों लोन लिया। और एक और मैं बताऊं इसी से रिलेटेड, इकोनॉमिकली तो वो है ही हमारे से जो है उसमें अभी जो है मार्केट वैल्यू में ताइवान, जो ये 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट आ रही है, ताइवान 5वें नंबर पर आ गया, हमारे को 6ठे पे धकेल दे। बिल्कुल। हरियाणा का 80% आबादी भी 80%, उसका क्षेत्रफल भी 80% और उसकी इकोनॉमी इंडिया से बड़ी होगी। बड़ी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पॉपुलेशन का रोना रोते हैं, अब उसकी इतनी थिक पॉपुलेशन है, यानी जनसंख्या घन तो इतना ही है जितना हरियाणा का। बिल्कुल। तो एक तो ये है सेमीकंडक्टर के ऊपर जो उसका है। अब रही बात उसका रोल है, लेकिन जो सबसे बड़ा रोल है, जो आपने ये सवाल पूछा क्या भारत भी बन सकता है, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि कोई देश बनने में सबसे छोटी यूनिट है इंडिविजुअल आदमी, व्यक्ति। तो फिर उसका परिवार एक यूनिट हो गया, वो उस गांव की मोहल्ला की यूनिट, और परिवार के बाद वो मोहल्ला या वो गांव जो है उस शहर का, उस जिले का एक यूनिट होगी, और जिले से फिर स्टेट और स्टेट से भारत, जो इंडिया बने। तो ऐसे ही हम सब ने जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि उन तरह का, उन जैसे लोगों का करैक्टर हमने अपनाना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। कौन सी? कि द्वेष वाली, यू हमारी जाति का नहीं, यू हमारा एरिया का नहीं, यू हमारा धर्म का नहीं, ये सब भूल जाओ। आप अपने घर अपने धर्म को मानो, अपने देवी देवताओं को पूजो। और वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि हम इतने दिनों से इन देवी देवताओं को पूजते आए, और आज सरस्वती को ही लगाओ कि इतना ज़्यादा वो हम पूजते आए, हमारे में वो सरस्वती ही सबसे कम है। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ नहीं मानते आपका, हिंदुस्तान में केरला एक ऐसा स्टेट है जिसमें 90% एजुकेशन है, और वो देख लो कितना विकसित है। जी बिल्कुल। तो ये ठीक है कि हरियाणा जो है ना, हरियाणा एक विकसित स्टेट है हिंदुस्तान में, लेकिन केरला, हरियाणा के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है जी। इस वजह से भी है, दिल्ली के नज़दीक है। एवन 40% जो GDP है, जो अर्थव्यवस्था है हरियाणा की, 1 लाख अकेला गुड़गांव कर रहा, क्योंकि वो दिल्ली के नज़दीक हो गया। तो ये इसमें इतना हमारे हरियाणा वालों का इतना रोल नहीं है जितना वो जो ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है, जो हरियाणा की के 3 तरफ से दिल्ली को की तरफ से, दिल्ली हमारी राजधानी है, तो वहाँ से वो बिजनेस जो है ना वो सेटअप हो रहा है, कंपनियां हैं काफ़ी आ रही हैं। तो ये तो है कि भाई हो सकता, आपने जो सवाल पूछा, लेकिन उसके लिए कि जो इस तरह के द्वेष फैलाते हैं समाज के अंदर, चाहे वो कितना ही भी बड़ा आदमी हो, मैं तो ये कहता हूँ कि उनके ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी। और इंडिविजुअल भी हमें जो है शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है कि जितने भी देश विकसित हुए शिक्षा से हुए, क्योंकि शिक्षा से फिर कंप्यूटर, ये सेमीकंडक्टर सारी जो है वही है। और जहाँ अशिक्षा है तो वहाँ तो दंगे और फसाद होंगे। और एक और मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, कुछ जो रईस लोग हैं या जो साधन संपन्न लोग हैं, वो इस बात में बड़ी खुशी में, हमारे
हमारे पास ये, लेकिन वो रिसोर्सेज जब उनके 90% उनके चारों तरफ भूख होगी तो वो उस पैसे को भोग नहीं सकते। आप देख भी लो जी, क्योंकि ज़्यादातर जो अपहरण है, लूट खसोट, ये रिश्तेदार ही करने लग गए, क्योंकि जहाँ भूख है वहाँ आप शांत नहीं रह सकते। जिसके पास पैसा नहीं है वो तो वैसे ही दुखी है, जिसके पास है वो भी दुखी है जी, क्योंकि वो उसको छुपाने में और उसको बचाने में लगा हुआ है। बिल्कुल। तो इसलिए जो है सबसे बड़ा जो मैं तो ये समझता हूँ विकास का रास्ता है शिक्षा, और दूसरा ये है कि जो इस तरह के जो भेदभाव फैलाते हैं, जातिवाद का है या एरियावाद का है या आज जो है धर्म का है, ये है। और एक सबसे बड़ी बात आपने कही थी देश प्रेम, जो मतलब कमा के खाता है। ये जितने बड़े हैं, अफसरशाही है, नौकरशाही, जितने पॉलिटिशियन हैं सब करप्ट हैं, जितने चाहे जज से लेकर ऊपर से कितनी खबरें आती हैं। दिल्ली में कोठी भरी थी, बताओ, जज की नोटों से है। तो ये करप्शन जो हमारा फैला हुआ ना ऊपर टॉप वाले लोगों में, तो इसके चलते देश पीछे जा रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़ा। अब आप ये देखो कि कितने बच्चे हैं कि ये क्या था, ये करप्शन ही तो था। अगर ये जो नीट का पेपर है हर साल जो वो होता है, और आज सरकार ने अब ये बता रहे हैं कि भाई वायुसेना रही है हमारी, जबकि ये सेनाएं बाहरी शक्तियों से लड़ने के लिए है, या कोई देश में आपदा आ जाए, नेचुरल जो है प्राकृतिक आपदा, जैसे कोई भूकंप है, फ्लड आ गया, या कोई और जो है तूफान आ गया, तो उसके लड़ने के लिए है। अब इसको ये एग्जाम कंडक्ट कराएगी, क्योंकि हम अपने उसको सिस्टम को नहीं सुधार रहे। अब कितने बच्चे सुसाइड कर गए, कितने वो हो गए, ये तो ठीक है, ये वो हो गया। अदरवाइज वो बच्चे जिनके पास पेपर था वो डॉक्टर बनते। कितना हमारे जो उसको हिंदुस्तान के लोगों को वो आगे डॉक्टर बन के मारते, क्योंकि उनको तो ज्ञान तो है ही नहीं। बिल्कुल, वो मुन्ना भाई MBBS वो पिक्चर वाली बात हो रही है। तो इसलिए इस सिस्टम को सुधारने के लिए सबसे हर चीज की मैंने बता दिया, जड़ में यही है कि शिक्षा। जिस टाइम लोग शिक्षा पर जोर देंगे तो ये सारा सिस्टम हो जाएगा। और करप्शन तो है ही, करप्शन खत्म हो जाए तो हमारा जो देश में कोई कमी नहीं है। आप ये देखो कि वर्ल्ड की जो है ये चौथी पांचवी बता रहे इकोनॉमी हो गया, वो भी सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों की वजह से है। अदरवाइज तो आप हमारी जो पॉपुलेशन जनसंख्या जो है ना नीचे है, जो दो भारत हो रहे हैं, एक तो विकसित भारत कह सके हम, अमीरों का भारत, और एक गरीबों का जो कमेरों का भारत है, उसमें तो आज भी बहुत ज्यादा बुनियादी जो कमियां हैं। बिल्कुल। और वो तो बेचारे जी रहे हैं। असली जो है, मैं तो ये मानता हूं कि भगवान के उपासक भी वही हैं और देशभक्त और देश प्रेमी भी वही। बिल्कुल। तो हमें ये बात ये है असली कि लोगों को, जनता को इन नेताओं से, अफसरों से सवाल पूछने होंगे, जवाबदेही तय करनी होगी। एजुकेशन पे क्या आप काम कर रहे हो, ये धर्म के पीछे मत पड़ो, जाति के पीछे मत भागो, आपस में मत बटो, एक दूसरे से मत लड़ो। इन नेताओं से बोलो कि इन्होंने शिक्षा पर क्या काम किया, तब जाके देश तरक्की करेगा। हाँ बिल्कुल, ये इसके ऊपर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। अब क्या है, वो पॉपुलेशन के ऊपर ही है। ज्यादातर क्या है कि हमारे देश में दो ही पॉपुलेशन बढ़ाने वाले दो वर्ग को बताया गया है। एक तो SC ST लाओ, एक गरीब आदमी जो लैंडलेस हैं, और एक है मुस्लिम। जबकि मैं ये बात मानता हूँ कि मुस्लिम जो है, आप पढ़े लिखे मुस्लिम को देखो, जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, इवन जैसे ये फारूक अब्दुल्ला है, ये तो 85 साल उम्र है इसकी, तो इसके 2 ही लड़के हैं। एक लड़की तो इसके ये सचिन पायलट है उसका है, और एक वो लड़का CM है अमर अब्दुल्ला। तो ऐसे ही जो IAS जो अफसर है, उस जमाने में भी 2 बच्चे पैदा किए उस टाइम। देखो अब 85 साल का हो चुका है वो, तो ये भी जो है 60 के करीब। यानी वो पढ़ा लिखा परिवार था, पढ़ा लिखा था। जहाँ अनपढ़ता है, जहाँ शिक्षा नहीं है, वहाँ बच्चे ज्यादा। ऐसे SC ST में, लैंडलेस में भी है। भाई जिन बच्चों को, क्योंकि उन्होंने क्या है, उनका मिथ क्या है, उनका और कोई वो नहीं
SC ST या लैंडलेस में, वो तो बेचारे इस बात के लिए हैं कि भाई 3 तेरे लड़के होंगे तो 3 कमा के लाओगे, दिहाड़ी करके तेरा गुजारा हो जाए। उसको इस बात का नहीं पता कि ये भी जो तेरे लिए पद है। और इनमें भी एक और सबसे बड़ी बात है, SC ST और इसमें माइनॉरिटी में भी जो ये है, इनके जो नुमाइंदे हैं वो सारे पूरा मौज कर रहे हैं, बिल्कुल वो उनके नाम से, और वो जो है सारा फायदा उठा ना, वो शिक्षा का ऊपर जोर देते। जब ये चाहो, इनके भी नुमाइंदे 20% तो हैं ही पार्लियामेंट में, मिनिस्टर भी हैं उनमें, वो आवाज उठाए तो फिर वो आवाज उठाए सको। अब आप देखो कितना दुख की बात है कि कितने आ रहा था कि 85,000 स्कूल बंद हो गए पिछले 2-3 साल के अंदर, और इवन हरियाणा में कितनी स्कूल बंद हो गए। यूपी में दे रखा था कि वो एकले यूपी में 7-8 हज़ार स्कूल बंद हो गए। लेकिन दुख इस बात का है कि कोई बोल नहीं रहा। हाँ, बोल नहीं, क्योंकि बोल इसलिए नहीं रहा कि इन्होंने पब्लिक को जो है बांट रखा जातियों में, धर्म में, एक दूसरे से। अब आप हरियाणा का देख लो, हरियाणा में धर्म वाला फार्मूला नहीं चला तो ये जो है जाट वर्सेस नॉन जाट, अब ये नए फार्मूला आया। ये तो हमने देखा कि भाई अलग अलग कास्ट में भी कर दो। देखो, जाट के खिलाफ सारी कास्ट को इकट्ठा कर दिया, और आज जो है ये हालत हो रही है, कोई पूछे तो जो बुद्धिजीवी है नॉन जाट में, वो कहता है बोला जी बड़ी दुख हुआ है, न्यू कहेंगे भाई तेरा कोई काम होया, छोरा लग गया, कोई इन्होंने काम कराया, बोला जी हमें और कुछ नहीं पता। लेकिन ये जब सबसे बढ़िया हो रहा है कि भाई जाटा के ना आंख कर दी, मतलब जाटों को वो कर दिया है, वहाँ सिखों को आंख कर दी। और मुझे तो दुख इस बात का हुआ है कि जो कुमार विश्वास वर्गे, जिनको हम वो बड़े बुद्धिजीवी मानते थे, वो भी इस तरह की बकवास करते हैं कि भाई जो वहाँ तो बंगाल में और यहाँ जो है इनके कॉकरोचों का हम हीट से इलाज कर देंगे। तो इन बातों से बचने की जरूरत है। हमारा आदर्श उसको मानो जो ये जहर फैलाता हो, हमारा आदर्श नहीं है। हमारा आदर्श वो है और हमारे अंदर ही है। मैं तो ये कहता हूँ हर जगह जहाँ भी जाता हूँ, अक भाई तुम यो को फलाना बड़ा ईमानदार है, फलाना वो हजी उस पद के काबिल नहीं। हर चीज, अब आप देखो तमिलनाडु के अंदर वो जो है विजय जो वो आया है, बिल्कुल कितने वो है जुड़े हुआ। तो नेपाल के अंदर देखो आप, ये जब हम मैं से ही जो है ईमानदार भी इनसे तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मैं तो ये कहा करूँ भाई, मेरी तो छोड़ो, आप लोग भी जो है इन नेताओं से जो भ्रष्ट ये ब्यूरोक्रेसी से तो आप बहुत अच्छे हो। आपको जो आज हम मिनिस्टर बना दे तो बहुत सुधार कर दो। अपने आप को, जैसे हाथी को अपनी ताकत का नहीं पता, इनको जो है जो देशभक्तों को अपनी ताकत का नहीं पता कि भाई तुम बहुत अच्छे हो। भाई मैं तो कहता हूँ तुम कोई अपनी जो है ना कोई वो दहेज तुम नहीं लेते, तुम वो नहीं करते भाई, चोरी तुम नहीं करते, कमा कर तुम खान लग रहे हो, और अच्छे तुम्हारे अंदर कोई ऐब नहीं, कोई लड़की तुम छेड़ते किसी की, तो तुम्हारे से अच्छा कौन है। लेकिन तुम अपने आप में इकट्ठे होकर ये इनके भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। यही बहुत यही विकसित भारत की जो है यात्रा है। बहुत अच्छी बातें आपने बताई। और डॉक्टर रणबीर जी ने जो कहा, आप अपने कमेंट्स जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद सर। थैंक यू। सभी साथियों का आपका नमस्कार।